फ्रेंड्स, वेलकम आपका बिल्डिंग विद बायोलॉजी में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं आज एटॉमिक शॉर्ट्स का पूरा लेक्चर कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें जो टॉपिक बच रहे थे वो हमारा बच रहा था हिल्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बच रहा था, सेकंड बच रहा था हाफ बाउ प्रिंसिपल और थर्ड बच रहा था पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल और एक बच रहा है क्वांटम थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत या हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है। तो इन्होंने क्या बताया था कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी गतिमान कण, सूक्ष्म कण, कोई एक गतिमान कण है और वो सूक्ष्म है, गतिमान भी हो सूक्ष्म कण है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन आदि का वेग और संवेग एक साथ एक पोजीशन पर ज्ञात करना असंभव है। यानी कि अगर आप संसार में देखी जाएंगे तो यहाँ पर अगर कोई कण चल रहा है, यहाँ पर एक कण चल रहा है, तो उस कण को आप पकड़ के उसके संवेग और वेग का एक साथ पता लगाना अनिश्चित है, क्योंकि प्रकाश का वेग जो है वो 3 × 10⁸ में आता है। यानी कि इस स्पीड से वो निकल रहा है। अगर आप संवेग को भी 1 सेकंड पकड़ोगे तो दूसरा जो वेग है वो आपसे 3 लाख किलोमीटर आगे निकल जाएगा, इसलिए उसका संवेग और वेग एक साथ पता करना असंभव है। ये हाइजेनबर्ग ने देखा था। इसका गणितीय रूप जो इन्होंने दिया था वो दिया था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ये बड़ा है बराबर हो सकता है एच बटा 4 का। ये डेल्टा एक्स जो होता है वो स्थिति में अनिश्चितता है, डेल्टा एक्स क्या है, स्थिति में अनिश्चितता है। डेल्टा पी जो होता है संवेग में अनिश्चितता है, और पी बराबर एम वी, यानी कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहलाते हैं। ध्यान रखना ये, और आपको याद करने का तरीका है, द्रव्यमान और वेग के गुणन को संवेग कहलाते हैं। तो यहाँ डेल्टा पी की जगह होता है डेल्टा एम डेल्टा वी लिख सकते हैं। ठीक है, एच जो होता है वो प्लांक कॉन्स्टेंट होता है, प्लांक कॉन्स्टेंट होता है। इसकी वैल्यू जो होती है वो 6.6 माइनस का 34 जूल सेकंड में होती है। और 4 पाई तो आपको याद है, पाई का वैल्यू आपको या तो 3.14 में रख लीजिए या 22/7 रख के आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बात आती है कि संवेग और वेग की इतनी अनिश्चितता क्यों रही। तो वेग और संवेग को एक साथ पता करना इतना मुश्किल क्यों है, और कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसकी बाद में रिसर्च की। ठीक है, अब आते हैं किसी भी गतिशील कण की स्थिति में अनिश्चितता। किसी भी गतिशील कण की स्थिति जो होती है उसमें अनिश्चितता शून्य हो। अगर आप मान लें कि उसकी जो स्थिति है, यानी कि कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है और वो कम से कम कितने साल से रखी है, 10 साल से रखी हुई है, अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, स्थिति में परिवर्तन अनिश्चितता शून्य हो, तो उसका संवेग भी, उसके संवेग में जो अनिश्चितता है वो कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। अगर आप एक चीज़ को पकड़ोगे तो उसकी जो दूसरी चीज़ है यानी कि संवेग है वो कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। मैंने पहले ही आपको एग्जांपल दिया था कि किसी कण जो है वो प्रकाश आ रहा है, अगर इस प्रकाश के आप सिर्फ वेग की गणना करोगे तो संवेग इससे कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अगर इसको शून्य करने जाओगे, वेग को शून्य करने जाओगे, तो संवेग कितना हो जाएगा, अनंत। अब अगर वो 1 सेकंड रोकोगे तो 3 लाख इंटू 10⁹ गुना वो आगे निकल जाएगा, और इसको शून्य करोगे तो पता नहीं वो वेग कहाँ पर पहुँच जाए। दूसरा आता है, हमारे पास आता है हाफ बाउ प्रिंसिपल। हाफ बाउ ने कौन से नियम बताए थे और क्या बताया था। हाफ बाउ ने सबसे पहले परमाणु की जो मूल स्टेट होती है, ग्राउंड स्टेट में, उपकोशों में इलेक्ट्रॉनों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में हम रख सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनों को अगर कैसे रखें, ये हमें कक्ष दे दिया गया है, मान लो हमें दे दिया गया है ASPDF। अब हम इलेक्ट्रॉनों को कैसे रखें, तो उन्होंने बताया था कि एक निश्चित क्रम होता है कि पहले छोटे वाले को रखा जाता है, फिर उसके बाद किसको रखा जाता है, फिर उससे बड़े वाले को रखा जाता है। यानी कि इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में सीक्वेंस आगे चलता है। ठीक है, दूसरा था हाफ बाउ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। हाफ बाउ किसी वैज्ञानिक का नाम, लोगों को लगता है कि हाफ बाउ वैज्ञानिक का नाम है, लेकिन हाफ बाउ वैज्ञानिक का नाम नहीं है। दूसरा होता है हमारे पास एग्जाम्पल, सबसे पहले आता है कि हम इसको कैसे याद रखें। या तो आप इसको ऐसे सीरीज के रूप में याद रखो, ऐसे सीरीज के रूप में याद रखो, या फिर इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। सबसे पहले अगर बात करें तो एस जो होता है उसको अगर हम माने कि एस जो क्लास है उसको हम 0 ऐड करेंगे, पी में हम +1 ऐड करेंगे, और डी में हम +2 ऐड करेंगे, और एफ में हम कितना ऐड करेंगे, +3। जिससे कि 1 एस दिया गया है, यानी कि यहाँ पर दिया गया है 1 एस, यानी कि एक तो इसमें दिया गया है पहले से, और एस की जगह हम कितना ऐड करेंगे, 0, तो ये कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, इसी प्रकार से हमने यहाँ कर रखा है। 3p जो यहाँ पर दिया गया है 3p, अब p की जगह पर कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो 3 तो हमने पहले से लिख रखा है, ये 3 इस एग्जैक्टिज में है, और p की जगह हमने कितना लिख रखा है, 1 लिख रखा है। तो 3 रैक कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है पता है, f के लिए हम 3 से दर्शाते हैं, 4 एग्जैक्टिज आ गए, और f के लिए हम 7 जोड़ते हैं, तो 4 के बाद कितना आता है, 7 आता है। तो यानी कि 4 छोटा है तो 4 पहले आएंगे, इससे बाद में क्या आएंगे, 7 आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर एक सीरीज बनी गई है, यहाँ पर जो मैंने इसको मैं पूरा जो है नहीं पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दूंगा। नेक्स्ट एक ट्रिक बना दूंगा इसके ऊपर कि इसको कैसे कर सकते हैं। बाकी अगर आपको सॉल्व करना है तो ASPDF को आप इस प्रकार से याद करके कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये सीरीज आपको याद करनी है, क्योंकि इसमें बहुत मुश्किल होगी और डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप इसको बनाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो मैं इसके लिए ट्रिक नेक्स्ट वीडियो में ला दूंगा। ठीक है, दूसरा था हमारा पाउली।
पाउली का जो प्रिंसिपल है, एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, जो पाउली ने क्या प्रिंसिपल दिया था और अपवर्जन का नियम क्या कहता है। इस नियमानुसार किसी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। अगर किसी इलेक्ट्रॉनों को अगर आप पकड़ लें, ये इलेक्ट्रॉन ले ली जाए, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है और इसको किसी ऑर्बिट में रखना है, तो आपको इस प्रकार से रखना है। यदि इसकी देखो क्वांटम संख्या होती है 4, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, द्विवंशी क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या। अगर ये सारी सेम है तो इनकी क्वांटम संख्या, तो फिर ये क्या नहीं होंगे, ये पाउली के नियम को फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन इसमें जो चक्रण क्वांटम संख्या है, जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, अब ये घूमेगा तो इस प्रकार से घूमेगा और ये जो घूमेगा तो इस प्रकार से घूमेगा, यानी कि इनके जो घूमने की दिशा है वो विपरीत है। इसीलिए पाउली ने ये नियम दिया था कि दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। और कौन सी भिन्न हो सकती है, चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वांटम संख्या कैसे कहते हैं। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति ज्ञात करने के लिए कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से रखे गए हैं, इसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए 4 क्वांटम संख्याएं बनाई गई थी। पहली है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, या क्वांटम संख्या मुख्य कोश या शेल का ज्ञान कराती है। इसे एन से दर्शाते हैं। एन का मान हमेशा 1 2 3 4 रहता है। ध्यान रखना, एन का जो वैल्यू है वो बड़ी रहती है एल से। एल जो होते हैं वो द्विवंशी क्वांटम संख्या को दर्शाते हैं। मैं आगे हम पढ़ेंगे। एनवें कोश में इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है वो ई एन बराबर होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर। जेड यहाँ पर क्या होता है, जेड यहाँ पर होता है एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक। और एन किस ऑर्बिट में है, ऑर्बिट नंबर, यानी कि पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं। दूसरे में कितने आते हैं, 8 आते हैं। इस प्रकार से 2 8 8 18 18 का क्रम लगातार चलता रहता है। ठीक है, अब दूसरा आता है कि एन बराबर 1 होता है, तो उसे कौन सी कक्षा कहते हैं, के, यानी कि पहली कक्षा को क्या कहते हैं, के कक्षा कहते हैं। दूसरी कक्षा को कौन सा कहते हैं, एल कहते हैं। तीसरी कक्षा को एम के। इस प्रकार से सीक्वेंस एबीसीडी वाला चलते रहते हैं। पहली कक्षा को के से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये वैज्ञानिक रूल्स है, मैंने इसमें कोई अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया है। ठीक है, इस प्रकार से। दूसरा था मुख्य क्वांटम संख्या के बाद आती है हमारी द्विवंशी क्वांटम संख्या, यानी कि एजिमुलेटस क्वांटम नंबर। अब यह क्या कहती है, ठीक है, द्विवंशी क्वांटम संख्या जो होती है वो उपकोष सब शेल की जानकारी देती है। मुख्य क्वांटम संख्या शेल की जानकारी देती है, दूसरी सब शेल की आकृति का ज्ञान कराती है। यह क्वांटम संख्या दीर्घवृत्तीय कक्षाओं का कोणीय संवेग भी बताती है। जो कक्षा बहुत ही लंबी चौड़ी है, दीर्घवृत्तीय यानी कि बहुत बड़ी है, उन कक्षा का कोणीय संवेग के बारे में भी दर्शाती है। इसे एल से दर्शाते हैं। एल का मान हमेशा एन से क्या होता है, छोटा होगा। ठीक है, एन जो होता है वो मुख्य क्वांटम संख्या का है। ठीक है, एल का मान हमेशा एन या मुख्य क्वांटम संख्या से कम ही होगा, या एन कि एन -1 एल होगा। ठीक है, किसी उपकोशों की संख्या जो होती है वो, जैसे कि ये फिक्स ऑर्बिट है तो इसके जो कोश है उतने ही इसके उपकोशों की संख्या बराबर होगी। ठीक है, उपकोशों की ऊर्जा का जो बढ़ता हुआ क्रम है, सबसे पहले एस सबसे छोटा क्रम है, इससे ज़्यादा ऊर्जा किसकी होगी, पी की होगी। इससे आगे ऊर्जा किसकी होगी, डी की होगी। और इससे सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसकी होगी, एफ की होगी। लेकिन परिरक्षण प्रभाव या आवरणी क्रम का घटता हुआ क्रम, यानी कि परिरक्षण प्रभाव सबसे ज़्यादा कौन शो करेगा, एस कक्षक शो करेगा, फिर पी कक्षक शो करेगा, डी और फिर एफ। परिरक्षण प्रभाव किसे कहलाते हैं, नाभिक के पास इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति, यानी कि कौन सबसे पास में है। एस कक्षक बहुत पास में है तो ये जल्दी से अलग नहीं होगा। दूसरा पी कक्षक तो दूर रहेगा तो ये जल्दी से अलग हो सकता है। डी और दूर रहेगा तो ये जल्दी अलग हो सकता है। एफ तो बहुत दूर है तो इससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाले जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास आता है चक्रण क्वांटम सिद्धांत। गतिशील कणों के चक्र की बारे में जानकारी कौन देती है, चक्रण क्वांटम सिद्धांत। और आते हैं हमारे चुंबकीय क्वांटम सिद्धांत पर। यहाँ जीवन प्रभाव की व्याख्या करता है को चुंबकीय प्रभाव, कौन से प्रभाव की व्याख्या करता है, जीवन प्रभाव की। यह इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों की जानकारी देता है। पहले वाले ने किसकी जानकारी दी, कोशों की, दूसरे वाले ने उपकोशों की, और यह तीसरों कक्षकों की जानकारी। इसे एम से दर्शाते हैं। एम की जो वैल्यू होती है -L 0 + L तक हो सकती है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है उपकोशों की संख्या, एम के मान और परमाणु कोशों की संख्या और प्रति दर्शन की किस कक्षा में जाएंगे। यदि एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू ऑब्वियसली बात है 0 रहेगी। इसमें परमाणु कक्षक कौन सा रहेगा, सिर्फ एक रहेगा, और वो भी कौन सा, एस वाला। एल बराबर अगर 1 लिए तो एम कितने मान हो गए, 3 हो गए, यानी कि -1 0 और +1, ये 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ध्यान रखना, एम का मान एल से बड़ा नहीं हो सकता और एल का जो मान है वो एन से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसमें दर्शाएगा 3। अब 3 कक्षक कौन कौन से देख लो, px py और pz है। अब अगर l बराबर 2 ले लिया तो m का मान कितना है, 5 आएगा। और कौन कौन से, -2 -1 0 +1 +2। और ये कौन कौन से कक्षक है ये भी देख लो, dxy dxz
डी वाई जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये डैश है माइनस नहीं सॉरी, और डी जेड स्क्वायर। दूसरा आता है हमारे पास अगर एल का मान बराबर 3 है तो एम बराबर 0 भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो तरह का दे रखा है, यहीं प्लस 1 भी दे रखा है और इसमें माइनस 1 भी दे रखा है। ध्यान रखना इसकी वैल्यू, इसका जो होता है वो ये होता है, ठीक है। इसी प्रकार 2 का जो दे रखा है -2 भी दे रखा है, +2 भी दे रखा है। इस प्रकार इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 7 होती है। और कौन कौन से ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बताते हैं और इसका इसमें एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ यही तक पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हमारा चैप्टर होगा कंप्लीट। थैंक यू सो मच।